तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो टोटल जो है 10-11 प्रॉपर्टीज है अप्रोक्सीमेटली। एक एक करके सारी प्रॉपर्टी समझते हैं, फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है कि if each element of a row or column of a determinant is zero, then the value of determinant is zero। मतलब ये हमको पता है कि अगर कोई भी एक रो कॉलम जीरो है तो उसको लेके एक्सपांड करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच element of one side of principal diagonal is zero, then the value of determinant is equal to the product of diagonal element। जैसे कि अगर ये वाला मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा है ना डायगोनल मैट्रिक्स, और कौन से मैट्रिक्स पढ़े हैं, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। तो अगर ऐसा हो रहा है कि ये प्रिंसिपल डायगोनल के सारे नीचे वाले एलिमेंट जीरो हैं, या सारे ऊपर वाले एलिमेंट जीरो, या दोनों तरफ के एलिमेंट जीरो, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सिंपली इन तीनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, थर्ड प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। मतलब अगर मान लो ये डिटर्मिनेंट है, अगर इसके फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बना दूं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दूं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दूं, तो इनफैक्ट मैं क्या कर रहा हूं, जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले रहा हूं, तो दोनों केसेस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी, अनचेंज्ड रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, क्या लिखा हुआ है, if any two row or a column of a determinant is interchanged, then the determinant changes by minus sign only। मतलब क्या है, जैसे ये एक डिटर्मिनेंट डेल है, इसके अगर मान लो मैं फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करता हूं, यहां पर जो ऑपरेशन हो रहा है इंटरचेंज का, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने कौन से दो कॉलम्स को चेंज किए, फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को इंटरचेंज किया है, तो इसके लिए सिंबॉलिकली हम ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे C1, और ये इंटरचेंज का सिंबल है C3। क्या ये क्लियर हुआ। इस ऑपरेशन के बाद जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा वो पुराने डिटर्मिनेंट का माइनस टाइम्स होगा। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप मान लो ये इंटरचेंज वाला ऑपरेशन एक से ज्यादा बार कर रहे हो तो उतने माइनस साइन लगेंगे। अगर दो बार करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तीन बार करोगे फिर से माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली डेल वन की जो वैल्यू है वो -1 टू द पावर n डेल हो जाएगी, और n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करो। क्लियर हुआ ये चीज। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। नहीं पूरा रो या कॉलम, जैसे यहां देखो ना, A1 A2 A3 C1 C2 C3 पूरा इंटरचेंज हो गया। क्लियर। ओके। नेक्स्ट देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या लिखी है, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ एनी डिटर्मिनेंट इज आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज जीरो। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, अगर मान लो जैसे यहां पर आप देखोगे तो फर्स्ट रो और थर्ड रो ये आइडेंटिकल है, मतलब उसके सारे एलिमेंट के एक जैसे, तो इस समय हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट नहीं करना, उसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। कॉलम में भी अगर सेम है तो भी क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर हुआ ये चीज। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सिक्स प्रॉपर्टी, इफ each element of a row or column of a determinant is multiplied by k, then the value of determinant is k times the value of original determinant। जैसे अगर मान लो ये डिटर्मिनेंट है, अगर मैंने इसके सेकेंड रो में k मल्टीप्लाई कर दिया हर एलिमेंट के साथ, तो जो डिटर्मिनेंट की नई वैल्यू होगी वो पुराने वाले डिटर्मिनेंट की k टाइम्स हो जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज। तो ये प्रॉपर्टी ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अलग प्रोस्पेक्टिव से भी समझना पड़ेगा। अलग प्रोस्पेक्टिव ये है कि अगर मान लो ये कोई एक डिटर्मिनेंट है, इसके सेकेंड रो में हर एलिमेंट में k मल्टीप्लाई या k कॉमन फैक्टर है, तो हम उस k को डिटर्मिनेंट के बाहर निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में यही डिफरेंस है। अगर डिटर्मिनेंट के बाहर कोई नंबर लिखा है ना, तो वो किसी भी एक रो या कॉलम से जाके मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मैट्रिक्स के बाहर में कोई नंबर लिखा है ना, तो हर एक एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होता है। क्लियर। एक और एग्जांपल से मैं इसको बताना चाहता हूं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना पहले, वो इसी प्रॉपर्टी से स्टार्ट होने वाले। मान लो यहां पर अगर एक नंबर लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, और फॉर एग्जाम्पल इसको क्या ले सकते हैं, 18, एक सेकंड ना कुछ और ले लेता हूँ, 5, 2, 7, और इसको ले लेता हूँ 2, 4, 6। अगर मैंने ये ले लिया, ठीक है, तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट रो से क्या कॉमन निकाल सकते हो, 3 कॉमन निकाल सकते हो। तो मैंने फर्स्ट रो से यहां पर 3 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच जाएगा फर्स्ट रो में अब
1 2 3 और सेकेंड रो से तो कुछ नहीं निकल सकता, थर्ड रो से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 निकल सकता है, तो 2 निकल गया, सेकेंड रो एज इट इज है, और 2 अगर कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा 1 2 3, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या हो गई आइडेंटिकल हो गई। क्लियर। फर्दर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी को भी समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से समझना। अगर मान लो डेल एक डिटरमिनेंट है और इसमें फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये, अगर आप ऑब्जर्व करोगे सेकंड कॉलम में हर एक टर्म जो है वो दो अलग अलग टर्म के सम के फॉर्म में, तो हम यहां पर इसको अलग अलग दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें पहली बार में कॉलम 2 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से मिलके बनेगा और दूसरी बार में कॉलम 2 जो है वो सेकंड एलिमेंट के सम के फॉर्म में बनेगा। क्लियर हुआ। अब यहां पर जब मैंने ये लिखा है तो ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसमें कितने डिटरमिनेंट का सम होगा, नहीं इसमें 4 डिटरमिनेंट का सम होगा। पहले बार में डिटरमिनेंट कौन सा लेंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा A1 B1 C1, समझ लो, और फिर इसमें क्या आ जाएगा A2 B2 C2 और ये क्या आ जाएगा A3 B3 C3। क्लियर हुआ ये चीज। प्लस फिर यहां पर क्या आ जाएगा, अब इसको XYZ ले लेंगे और इसको A2 B2 C2 लेंगे और A3 B3 C3 हो जाएगा। ऐसे करके ना टोटल दो दो पार्ट्स में ये ब्रेक होगा, समझ में आ रहा है, मैं डायरेक्टली अभी बता रहा हूं। क्लियर हो गया नहीं। नेक्स्ट 8th प्रॉपर्टी पे आप, नहीं अभी और मैंने लिखा नहीं है एक्चुअली, और लिखूं क्या, प्लस अब देखो मैंने फर्स्ट वाले कॉलम को चेंज किया था, अब फर्स्ट वाले कॉलम का A1 B1 C1 एज इट इज लिखता हूं और सेकंड वाले कॉलम का PQR ले लेता हूं, समझ में है, और ये क्या हो गया A3 B3 C3। क्लियर हुआ ये चीज। फिर उसके बाद प्लस फर्स्ट वाले कॉलम का फिर से XYZ ले लेता हूं और सेकंड वाले कॉलम का क्या ले लेता हूं PQR, समझ में, ये हो गया A3 B3 C3। क्लियर हुआ क्या ये चीज, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा अप्लाई होगी, समझना, थोड़ा सा इसको समझना मुश्किल भी लगता है बच्चों को, लेकिन ध्यान से सुनना। जैसे मान लो अगर ये एक डिटरमिनेंट है डेल, अगर हम इसके किसी भी रो या कॉलम में किसी दूसरे रो या कॉलम को ऐड कर दें, वो भी सीधे ऐड ना करें, कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी, वही रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर ये ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है किसमें हो रहा है C2 पे, C2 मतलब क्या है कॉलम 2, तो ये हमारा कॉलम 2, समझ गए। अब ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है, C2 में हम ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, K टाइम्स C3, तो ये C3 वाला कॉलम है, इसको K मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दे रहे हैं, तो अगर इसमें K मल्टीप्लाई का तो क्या हो जाएगा KC1 और ये B1 के साथ ऐड हो जाएगा, तो सेकंड कॉलम क्या बन जाएगा B1 प्लस KC1, समझ में आया। फिर क्या हो जाएगा B2 प्लस KC2 B3 प्लस KC3, अभी भी जो डिटरमिनेंट आएगा वो सेम होगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, समझ में आया ये चीज। नहीं ये किसी भी कॉलम या किसी भी रो के साथ हो सकता है, समझ में। ऐसा क्यों होगा कि अनचेंज्ड होगा, इसका रीजन अगर मैं इसकी ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊं तो उसको दो अलग डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकता हूं मैं। तो पहला जो डिटरमिनेंट बनेगा उसका कॉलम क्या बनेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 प्लस दूसरा जो डिटरमिनेंट बनेगा उसका क्या होगा A1 A2 A3 प्लस KC1 KC2 KC3 C1 C2 C3, समझ में। K कॉमन निकल जाएगा, C1 C2 C3 C1 C2 C3 क्या हो जाएगा आइडेंटिकल, तो इसलिए क्या हो जाएगा 0, समझ में आइए। नेक्स्ट 9th प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये कोफैक्टर से रिलेटेड है। याद है कोफैक्टर हम क्या निकालते थे, कोफैक्टर को कई बार कैपिटल ए कई बार कैपिटल सी से डिनोट करता है, ML अग्रवाल में कैपिटल ए से डिनोट करता है। तो अगर किसी भी डिटरमिनेंट के हर एक रो या कॉलम के एलिमेंट को अगर उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे तो हमें वो डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। इसके डायरेक्ट MCQ बन सकते हैं। क्लियर, हाँ ये पढ़ा हुआ है। अब उसके नेक्स्ट ये वाली दो प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस 1 मार्क वाले, स्पेशली ये वाली प्रॉपर्टी पे तो बहुत बनेगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो A और B दो मैट्रिसेस है, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट ले या दोनों के अलग से डिटरमिनेंट निकालने के बाद मल्टीप्लाई करे तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। और अगर मान लो कोई एक डिटरमिनेंट का वैल्यू मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट मान लो डेल आ रहा है, अगर उस मैट्रिक्स A में K मल्टीप्लाई कर दे, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5, तो वो मल्टीप्लाई कर दे
तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में क्या चेंजेस होगा, वो k टू दी पावर n डेल डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर हो जाएगी। और यहाँ n क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं, मान लो अगर आपको ऐसा दे दिया डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू जो है वो 3 है, a जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, मतलब 2/2 का, तो 5 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू बता दो। समझ में है? तो सबसे पहले ये 5 लिखोगे और उसकी पावर में क्या लिख दोगे, जो ऑर्डर, मतलब क्या हो जाएगा 2, और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू लिख दोगे, मतलब कितना हो जाएगा 3। 5 स्क्वायर इज 25, 25 into 3 75। समझ गए ये चीज? ओके अब ये ऑपरेशंस ऑलरेडी मैंने वैसे डिस्कस कर दिए, फिर भी लिख दिया हूं। जैसे आर आई आर जे अगर ये लिखा हुआ है, मतलब क्या होगा, ith रो और jth रो आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, इंटरचेंज का सिंबल है। ci cj मतलब वो दो पर्टिकुलर कॉलम इंटरचेंज होंगे, और रो या कॉलम अगर कभी भी इंटरचेंज होंगे एक बार तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। फिर उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से समझ लो। जैसे अगर मान लो आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ डेल, और यहाँ पर इसके नंबर है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर आ रहा है 7 8 9 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आपको निकालना है, अगर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, मान लो मैं ये लिखता हूँ R2 इज इक्वल्स टू, सॉरी R2 इज इक्वल टू नहीं, R2 पे परफॉर्म हो रहा है 5 टाइम्स R2। ठीक है, तो अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट होगा उसमें फर्स्ट रो तो एज इट इज होगा, सेकंड रो में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 20 25, और ये क्या हो जाएगा 30। किसी में भी कर सकते, R2 लिखा है तो R2 में ही, मतलब जिस रो में परफॉर्म करो उसी में, ऐसा नहीं कर सकते R2 एरो I3। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, थर्ड रो एज इट इज रहेगा 7 8 9। समझ में आई चीज? लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो है वो मैं बता रहा हूं कि अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, तो बाहर में क्या लिखना पड़ेगा 1/5। समझ में? तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी, सेम रहेगी, ये तो चेंज हो जाएगी ना। ठीक है, ओके और ये वाली प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी हमने देख ली है, किसी भी रो या कॉलम को किसी फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो डिटरमिनेंट निकल जाएगा। क्लियर? ये हटा दूं ये पूरा? ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, तुम लोगों की बुक के सेकंड एक्सरसाइज वाले। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझना। ओके चलो इधर पे ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है एक बार ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन वैसे इसने स्टार्टिंग में हिंट भी दे दिया है, लिखा है विदाउट एक्सपांडिंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। तो आपको इन सब की वैल्यूज निकालनी बिना एक्सपांड किए। कैसे निकालेंगे सोचो, प्रॉपर्टीज लगाना पड़ेगा। अब देखो फर्स्ट वाले में क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट वाले में कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं? जैसे अगर मान लो मैं ये 102 दिख रहा है, 102 को मैं 17 की टेबल में आता है 102, 17 सिक्स होता है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 17 into 6 लिख सकता हूँ। ये भी 3 6 18 होता है, मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ 3 into 6 लिख सकता हूँ। और 6 6 36 होता है, मतलब 6 into 6 लिख सकता हूँ। ये 1 3 4 एज इट इज। क्लियर हुआ ये? और ये 17 3 6 ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 6 को बाहर निकाल लेंगे। 6 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 17 3 6, हो जाएगा 1 3 4 17 3 6। तो फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या हुआ आइडेंटिकल, तो इसलिए क्या हो जाएगा 0। समझ गए ना? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या करेंगे सेकंड वाले में, 2 3 5 7 8 9 65 75 86 ये है। तो देखो इसमें मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, आपको क्या है ना नंबर्स को देख के समझना पड़ेगा कौन किसका मल्टीपल है, कौन किसके आसपास है। जैसे कि 7 और 65, 7 9 जा कितना होता है 63, 8 9 जा कितना होता है 72, और 9 9 जा कितना होता है 81। तो अगर 63 इसमें से माइनस करूंगा तो क्या बच जाएगा 2, 8 9 से 72 माइनस करूंगा तो क्या बच जाएगा 3, 81 माइनस करूंगा तो क्या बच जाएगा 5। लॉजिक समझ में है कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? तो ऑपरेशन हमको किस में परफॉर्म करना पड़ेगा, इस वाले में। ये कौन सा रो या कॉलम है,
C3 है थर्ड कॉलम, C3 में परफॉर्म होगा। और C3 में क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, C3 प्लस 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो C3 यहां पर क्या आ जाएगा, -9 टाइम्स ऑफ C2। क्या ये समझ में है ऑपरेशन? अब ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो डिटर्मिनेंट बनेगा, तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा, सेकेंड कॉलम में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ इसी में चेंजेस होगा जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म। तो ये हो जाएगा 65 माइनस 63, ये कितना हो जाएगा 75 माइनस 72, ये हो जाएगा 86 माइनस 81। क्लियर हुआ? अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या जाएगी, 235, ये हो गया 789, ये हो जाएगा 235। फर्स्ट और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। समझ गए ना? हटा दो इनको। नहीं, इसीलिए बोला ना, इसमें प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। पिछले साल हटा था ये, मतलब एक्चुअली वो क्लियर इंडिकेशन नहीं था। प्रॉपर्टीज में क्या होती है ना, स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी, एलिमेंट्री ऑपरेशन की प्रॉपर्टी अलग है और डायरेक्ट डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी अलग है। हाँ, नहीं होगी। इसका जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो इक्वेशन सॉल्व करने वाला आएगा, XYZ वाला, उसमें ये सब यूज नहीं होना है। इसमें कुछ एक प्रॉपर्टी जैसे डायरेक्ट यूज होती है, जब 2 रो आइडेंटिकल हो गई तो सीधा 0 कर देना है, कैलकुलेट नहीं करना है। एक रो या कॉलम पूरी 0 है। हम्म। हाँ, अब इस क्वेश्चन को एक बार चेक करो, कैसे बनाएंगे इसको, थर्ड वाला चेक करो क्या प्रॉपर्टी लग सकती है इसमें फाइंड आउट करने के लिए। सेकेंड वाली रो में से तो इसमें हम ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, R2 में परफॉर्म कर रहे हैं। रो बोले ना, इसमें बोल रहे हो ना, तो ये तो रो हुआ ना R2। अच्छा, एक्चुअली मल्टीपल वेज में हो सकता है, रो पे भी हो सकता है, कॉलम पे भी हो सकता है। ठीक है, C2 में अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो C2 में क्या परफॉर्म कर रहे हैं, C2 माइनस, नहीं C2 नहीं, पहले C3 में कर रहे हो ना, C3 पे कर रहे हो, C3 पे क्या परफॉर्म कर रहे हो, C3 माइनस C2। तो कॉलम 1 में कोई चेंजेस नहीं हुआ, कॉलम 1 एज इट इज लिख देता हूं 1 7 13। कॉलम 3 में चेंजेस होने वाला है, तो कॉलम 3 कितना बच जाएगा, 2 2, और ये कितना बच जाएगा, 2। तो कॉलम 3 हो जाएगा 2 2 2। समझ गए? अब उसके बाद यहीं पर हम फिर से ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं C2 में, C2 माइनस C1 का। तो C2 माइनस C1 परफॉर्म करोगे तो 2 2 2 ये आ जाएगा। अब दोनों कॉलम्स क्या हुआ है, आइडेंटिकल, मतलब डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 0। समझ गए ना? हटा दो इसको फिर। अभी वो धीरे धीरे लॉजिक आएगा, डेवलप होगा, तब वो बनेगा। सेकंड वाले का बताओ आंसर क्या होगा। दो अलग डिटरमिनेंट में स्प्लिट करोगे। पहला डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, XYZ ABC XYZ प्लस, समझ गए ना दूसरा वाला क्या होगा। हाँ, नेक्स्ट ये वाला बताओ। दो अलग डिटरमिनेंट बनेगा, पहला डिटरमिनेंट 2 कॉमन निकल के 0 ठीक है, हटा दो। हाँ, नेक्स्ट इसका बताओ। ऑपरेशन बता दो क्या इसमें, हिंट। ये ऑपरेशन अगर परफॉर्म करता हूं मैं C1 में, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 में C2 प्लस C3 को ऐड कर देता हूं, तो बताओ डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा। ये इसमें ऐड हुआ, ये भी इसमें ऐड हुआ, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या बनेगा, 0। नेक्स्ट क्या बनेगा, 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0। समझ गए ना? नेक्स्ट इसका बताओ कैसे करेंगे सॉल्व। 1 1 1, ये क्या है, BC C
CA, फिर क्या लिखा हुआ है AB, फिर नेक्स्ट वाले का ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, AB प्लस AC, BC प्लस AB, AC प्लस BC, ये हो गया। हाँ, अब कैसे करोगे इसको सॉल्व बताओ। करेक्ट, कॉलम 2 को कॉलम 3 में ऐड कर देंगे, तो क्या परफॉर्म करेंगे, C3 में परफॉर्म करेंगे, C3 प्लस C2। जब ये परफॉर्म होगा तो कॉलम 1 तो सेम है, कॉलम 2 भी सेम रहेगा, कॉलम 3 क्या हो जाएगा, AB प्लस AC प्लस BC, ये भी क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, ये भी क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। समझ में आई ये चीज। अब ये पूरा का पूरा क्या निकल जाएगा, कॉमन, कॉमन मतलब ये निकल गया बाहर, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 1 1, आइडेंटिकल मतलब क्या हो जाएगा 0। समझ गए। नेक्स्ट, थोड़ा बहुत हिंट भी दे रखा है तो उसको देख के आंसर कर सकते हो। तो इसके लिए हिंट इसने क्या रखा दे रखा है, ऑपरेट C1 ABC टाइम्स ऑफ C1, तो बाहर में ABC लिखना पड़ेगा लेकिन ना, हाँ, फिर उसके लास्ट वाले से क्या आ जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। हाँ, हो जाएगा ना। हाँ, मतलब इसमें से ये वाले को माइनस कर दोगे तो ये वाला कॉलम क्या बन जाएगा, A, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा A, आइडेंटिकल, तो क्या हो जाएगा 0। समझ गए ना लॉजिक। इसका बताओ फिफ्थ का आंसर क्या होगा। ये फिफ्थ वाले जो क्वेश्चन है 5 6 7, ये तुम लोगों के सिलेबस में कोर मैथ्स वालों के बच्चों को में भी जो आते हैं पक्का, ठीक है, तो एक बार सुन लेना तुम लोग भी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3, ये क्या होगा, पक्का आता है क्वेश्चन। यस, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 की पावर में n आएगा, n मतलब जो ऑर्डर है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी -5, आंसर हो जाएगा -45। समझ गए, ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को। बाकी लोगों को ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ए निकालना है, तो 3 की पावर में क्या आ जाएगा, जो ऑर्डर है। That's... बाकी बना लोगे पूरा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, आई थिंक ये भी बना लोगे, 8 9 10, ये कई क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो तुम लोग। तो एक काम करना, 12 तक के क्वेश्चंस ट्राई करके आना, ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू।